वेलकम बैक। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू मूवीज की कुछ ऐसी डिटेल्स के बारे में जो कि आपसे शायद मिस हो गई होंगी। तो मैंने तो अपना बेस्ट ट्राई किया है कि ऐसी डिटेल्स बताऊं जो कि आपने नोटिस ना की हो, पर ऐसा हो सकता है एक दो डिटेल्स आपको पहले से पता हो बट बहुत सी डिटेल्स आपको नहीं पता होंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अवेंजर्स मूवी में जब टोनी स्टार्क लोकी के साथ बात कर रहा होता है तो हम पीछे देखते हैं कि पेपर और टोनी की एक फोटो लगी हुई है और इस फोटो को आयरन मैन 2 में ही क्लिक किया गया था। टोनी अपनी गलतियों से लगातार सीखता रहता है। इस बात का हमें एक अच्छा एग्जांपल तब मिलता है जब हम देखते हैं कि टोनी बिल्डिंग से कूद जाता है तो मार्क 7 को उसके ऊपर आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मतलब वो जमीन के बिल्कुल पास पहुंच चुका होता है। बट वहीं अवेंजर्स एंड गेम में वो मार्क 85 को बहुत ही जल्दी पहन लेता है और वो अभी जमीन से काफी दूर ही रहता है। इवन इन्फिनिटी वॉर के बाद टोनी ने अपनी नैनो शील्ड को एनर्जी शील्ड में अपग्रेड कर दिया। टोनी ने टाइम के साथ अपने लेजर्स को भी इम्प्रूव किया है। सिविल वॉर के लास्ट में रोडी गिर जाता है और उसके कारण उसे इंजरी भी हो जाती है और इसी को देखते हुए टोनी पीटर पार्कर के सूट में एक पैराशूट लगा देता है। और सिर्फ टोनी अपनी गलतियों से नहीं सीखता, यहाँ पर मेन डिटेल थी हेली कैरियर्स की। हेली कैरियर्स ने भी अपनी मिस्टेक से सीखा है। अवेंजर्स 1 में हेली कैरियर्स के प्रोपेलर्स इंजन में कुछ खराबी आ जाती है, इसीलिए जब हम विंटर सोल्जर में उसे देखते हैं तो हम देखते हैं कि अब उनके इंजन बदल दिए गए हैं और अब वहां से ब्लेड्स हटा दी गई हैं और एक दूसरे इंजन का यूज हो रहा है। अवेंजर्स 1 में जब लोकी जर्मनी को अटैक करता है तो कैप उसको कंपेयर करता है हिटलर के साथ। अब पता नहीं इसका नाम लेना चाहिए था या नहीं, कहीं यूट्यूब डिमोनेटाइज ना कर दे। और रही बात हिटलर की, तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट होने के 6 साल बाद मर गया था। और अगर आप इसको एमसीयू के इवेंट्स के साथ कनेक्ट करो तो अवेंजर्स के ठीक 6 साल बाद इन्फिनिटी वॉर में हमारा लोकी भी मर गया। तो जब अवेंजर्स लोकी को पकड़ लेते हैं और उसको प्रिजन में रख देते हैं, लोकी के हीट सिग्नेचर शो नहीं हो रहे थे, जैसे मान लो उसके अंदर कोई हीट ही ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है और इसीलिए मुझे एमसीयू इतना पसंद है। अगर वो वहां पर लोकी के हीट सिग्नेचर्स दिखा भी देते तो तुम कौन सा एमसीयू का कुछ बिगाड़ लेते। अगली डिटेल भी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। अवेंजर्स मूवी के लास्ट में जब टोनी स्टार्क मिसाइल लेके उस वार्म होल के अंदर घुस जाता है, एक तरह से वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। पहले कैप्टन अमेरिका ने टोनी को कहा था कि वो कभी किसी और की जान बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस नहीं करेगा, बट ना सिर्फ टोनी ने यहाँ पर बल्कि अवेंजर्स एंड गेम में भी अपना सेक्रीफाइस किया। बट इन दोनों सीन्स में एक और चीज कॉमन है, वो है इसका म्यूजिक, और यही डिटेल है। अवेंजर्स 1 में भी जब टोनी वार्म होल के अंदर जाता है तो सेम म्यूजिक बजता है जब एंड गेम में टोनी स्नैप बजाता है तब। सिविल वॉर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैप के शोल्डर के ऊपर एक अवेंजर्स का मार्क होता है, बट आगे एयरपोर्ट बैटल के दौरान वो उस मार्क को हटा लेते हैं क्योंकि अब वो अवेंजर का पार्ट नहीं थे। इतना ही नहीं, आगे चल के वो स्टार वगैरह सब हटा लेंगे और खुद एक नोमैड बन जाएंगे, जो कि हम इन्फिनिटी वॉर में देखते हैं। सिविल वॉर में ही हम एक जगह स्टीव को न्यूज देखते हुए देखते हैं, बट यहाँ पर न्यूज मेन चीज नहीं है। मेन चीज ये है कि हम बैकग्राउंड में मंकी का वो स्केच रखा हुआ देख सकते हैं जो कि स्टीव ने द फर्स्ट एवेंजर के दौरान बनाया था। यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस एक और चीज से है कि स्टीव ऐसा सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने सोकोविया अकॉर्ड साइन कर दिए तो वो फिर से किसी और के इशारे पे नाचने वाले बंदर बन जाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट के। इवन हाल ही में इस मूवी के राइटर्स ने कमाल की चीज कंफर्म करी है। जब पैगी की फ्यूनरल हो रही होती है तो वहाँ पर हमें जो एक ओल्ड मैन दिखता है, हाल ही में उसे कंफर्म कर दिया गया है कि वो ओल्ड स्टीव रॉजर्स है। एक और कमाल की डिटेल जो कि मुझे सिविल वॉर मूवी में देखने को मिली वो ये थी कि जब टोनी आंट मे के घर जाता है तो हम वहाँ पर उनके गले में एक वेडिंग रिंग देख सकते हैं, और ये ऑब्वियसली रेफरेंस है बेन पार्कर का, जो कि हमें इस मूवी में मरते हुए नहीं दिखे हैं, बट हम पहले भी उनको कई बार मूवीज में मरता हुआ देख चुके हैं। इवन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जब पीटर अपना ट्रैवलिंग के लिए बैग निकालता है तो हम उसके ऊपर BFK लिखा हुआ देख सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये बेन पार्कर का ही था। बट ये तो काफी लोगों ने नोटिस कर लिया था, बट वो रिंग वाली चीज काफी लोगों से मिस हो गई थी। इस मूवी के लास्ट में हम एक और चीज देखते हैं कि स्कॉट अपने प्रिजन में बैठ के टेबल को इस तरह से बजा रहा होता है मानो वो कोई ड्रम बजा रहा हो, और शायद इसी वक्त उसे शौक लग गया हो ड्रम बजाने का। इसीलिए जब हम एंटमैन एंड द वास्प में स्कॉट को हाउस अरेस्ट में देखते हैं तो फिर वो अपना ज्यादातर टाइम ड्रम बजा के ही बिताता है। इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में हम थॉर की शिप को देखते हैं, और अगर हम इसे थॉर रैग्नारॉक की शिप के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा ये शिप का बस आधा हिस्सा है। हमें वहाँ पर बाकी आधे हिस्से के बारे में नहीं पता चलता। तो यहाँ पर हमें थैनोस के आइडियोलॉजी के बारे में पता चलता है कि वो जहाँ पर भी जाता है आधे लोगों को जीने देता है। इसीलिए थैनोस ने आधे एसगार्डियंस, जिनके अंदर वल्कायरी और कॉर्ग भी शामिल थे, उन्हें जीने दिया और आधी शिप के साथ उन्हें भाग जाने दिया। बाकी आधी शिप पे जहाँ पर थॉर, लोकी और हल्क थे, थैनोस ने उन सबको मार दिया। वो अलग की बात है कि हमारे थॉर और हल्क वहाँ पर बच गए। एक और कमाल की डिटेल हमें देखने को मिलती है टोनी के स्क्रीन के साथ। पूरे एमसीयू में टोनी के स्क्रीन पे हमेशा हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, जिसकी वैसे तो कोई जरूरत है नहीं, बट स्टिल मार्वल दिखाता है। उसी तरह हमें इन्फिनिटी वॉर में जब टोनी पीटर का पीछा कर रहा होता है और वो एक बूस्टर्स बना लेता है, तो हमें उन बूस्टर्स का फिगर पहले ही टोनी की स्क्रीन पे देख चुका था। इवन थैनोस के साथ फाइट करते वक्त भी
जो वो फिगर्स बनाता है जैसे कि मिसाइल और भी बहुत कुछ, वो सब भी हमें टोनी के स्क्रीन के साइड में दिख जाता है। हम एंड गेम के अंदर कैप्टन अमेरिका के सूट के ऊपर स्किल्स देख सकते हैं, बट ये स्किल्स जो है ये हम इन्फिनिटी वॉर में भी देख सकते हैं कैप्टन के सूट के अंदर। और हमने इन स्किल्स को पहली बार ब्लैक पैंथर में देखा था, शूरी की लैब में। हल्क बस्टर का जो लेफ्ट आर्म होता है वो टूट जाता है इन्फिनिटी वॉर की बैटल के दौरान, इसलिए जब हमें वो एंड गेम में देखने को मिलता है तो उसका लेफ्ट आर्म अनपेंटेड होता है, यानी इस समय पता चलता है वो अभी नया नया ही लगा है। वैसे इस डिटेल की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, मार्वल उसे फुल कलर में भी दिखा देता तो मुझे नहीं लगता कोई नोटिस कर पाता। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लास्ट में मिस्टीरियो पीटर की आइडेंटिटी रिवील कर देता है, और उसको ये आइडिया आया होगा जब पीटर पार्कर और निक फ्यूरी आपस में बात कर रहे थे। पीटर पार्कर निक फ्यूरी को अपनी आइडेंटिटी खुलने का डर बताता है, और इसीलिए निक फ्यूरी उसके लिए स्टेल्थ सूट बनवाते हैं, और यहीं से मिस्टीरियो को आइडिया आ जाता है कि पीटर के लिए सबसे बुरा उसका आइडेंटिटी रिवील होना होगा। जब पीटर ड्रोन को मारने के लिए जंप करता है तो फिर हम देखते हैं कि बस में सभी लोग दूसरी तरफ देखते हैं, पर एमजे अभी भी पीटर को देख रही होती है। इसीलिए मूवी में बाद में उसके लिए काफी ऑब्वियस हो जाता है कि वो स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में एलिमेंटल्स और बाकी चीजें बस इल्यूजन होते हैं मिस्टीरियो का, और इस बात का हिंट हमें मूवी के स्टार्टिंग से ही दिखता है, जिन्हें पहली बार में कैच करना बहुत ही मुश्किल था, पर जब आप मूवी को दूसरी बार देखोगे तो शायद आप कैच कर लो। जब वो लोग फायर एलिमेंटल के साथ लड़ रहे होते हैं तो फिर वहां पर जब वो एक लेजर मारता है निक फ्यूरी की कार के ऊपर, तो हम देखते हैं वो कार फटने के बजाय या फिर उसके पूरा शीशा टूट जाने के बजाय वहां पर कुछ बुलेट के मार्क्स आते हैं, और बाद में हमें पता चलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रोन गन फायर कर रहे थे। इवन मिस्टीरियो स्पाइडरमैन से कहता है कि फायर एलिमेंटल से थोड़ा दूर रहो, और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अगर पीटर उसके पास गया तो उसे साफ पता चल जाएगा कि ये एक इल्यूजन है। एक और कमाल की डिटेल जो मैंने हाल ही में इस मूवी को दोबारा देखते वक्त नोटिस करी है वो ये है कि मिस्टीरियो अपना सेक्रीफाइस करने की एक्टिंग करने से पहले स्नैप करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो टोनी की नकल कर रहा होता है। और इसी पे हमारी अगली डिटेल है, जब मिस्टीरियो बार में बैठ के पीटर से बात कर रहा होता है तो वहाँ पर उसका जो हेयर स्टाइल है और बियर्ड है वो टोनी स्टार्क से कॉपीड है, और उसने ऐसा बस इसलिए किया है ताकि वो पीटर का दिल जीत सके। और अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि सिविल वॉर के सीन में हम देखते हैं कि बेक जो है वो दाढ़ी रखता भी नहीं था, वो पहले क्लीन शेव्ड रहता था। जब स्पाइडरमैन निक फ्यूरी के साथ बैठता है और वो सीट बेल्ट खींचता है तो वो सीट बेल्ट अटक रही होती है, और फिर जब उसे जोर लगा के खींचता है तो वो बड़ी आसानी से टूट जाती है। और यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कार दरअसल इतनी अच्छी होती ही नहीं है। हमें आगे पता चलता है कि वो कार तो एक खट्टारा थी और इसीलिए वो सीट बेल्ट इतने आराम से टूट गई थी। टोनी स्टार्क अवेंजर्स एंड गेम के स्टार्टिंग में कहता है कि 22 दिन हो चुके हैं, जो कि रेफरेंस है एमसीयू की 22 मूवीज का। अवेंजर्स एंड गेम में एक और कमाल की डिटेल ये थी कि जब हॉकाय टाइम ट्रेवल करके वापस लौटता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है तो बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि स्कॉट उसके लिए ऑरेंज स्लाइसेस ला रहा है। अगर अभी भी आपको रेफरेंस समझ में नहीं आया तो सिविल वॉर में जब स्कॉट जाइंट मैन बनने के बाद गिर जाता है तो फिर वो बोलता है किसी के पास ऑरेंज स्लाइसेस हैं क्या? तो चलो इसको ऑरेंज स्लाइसेस नहीं मिले कोई बात नहीं, ये किसी और को तो दे रहा है। एसगार्ड को सेटअप किया गया टॉन्सबर्ग में, और ये जगह एसगार्डियंस के लिए पहले से ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले तो यहाँ पर ओडिन की मौत हुई। यहाँ पर एसगार्डियंस सेंचुरीज पहले लड़ाइयाँ भी लड़ चुके हैं, और तो और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में हम ये देखते हैं कि एसगार्डियंस ने टेसरेक्ट भी यहीं छुपा रखा था। जब हॉवर्ड स्टार्क टोनी से पूछते हैं उनके पिता के बारे में तो फिर वो बोलते हैं कि ही डिड हिज बेस्ट, और ये रेफरेंस है सिविल वॉर के बाफ टेक वाले सीन से जहाँ पर टोनी कहते हैं कि काश मैं अपने पिता को बता सकता कि उन्होंने अपना बेस्ट किया। टोनी एंटमैन को इतनी हाई एक्यूरेसी के साथ इसलिए फेंक पाता है क्योंकि वो इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो सच में इसकी प्रैक्टिस कर रहा था नेब्यूला के साथ। अब तो समझ में आ ही गया होगा। जब टोनी रॉकेट और हल्क के साथ गॉन्टलेट को असेंबल कर रहा होता है तो ये एक डायरेक्ट कॉलबैक होता है हॉवर्ड स्टार्क के सीन के साथ जहाँ पर वो टेसरेक्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। इवन रॉकेट इसके एक रेफरेंस में बोलता है बूम, क्योंकि जो ओरिजिनल सीन था वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। आयरन मैन 2 में टोनी निक फ्यूरी से कहते हैं कि उनके पिता ने कभी उन्हें गले नहीं लगाया, और सिविल वॉर में भी हम ऐसा ही कुछ होते हुए देखते हैं कि उनकी माँ तो उन्हें गले लगा रही थी बट उनके पिता नहीं। पर एंड गेम में फाइनली वो लोग आपस में गले मिल ही गए। मुझे नहीं पता ये बात आप लोगों ने नोटिस की या नहीं, बट एंड गेम के लास्ट के पोर्टल वाले सीन में पेपर वहां पर किसी पोर्टल से नहीं आई थी, वो पूरा रास्ता उड़ते हुए आई थी। शायद इसलिए क्योंकि फ्राइडे ने उसे बता दिया होगा कि या तो अवेंजर्स हेडक्वार्टर्स उड़ चुका है या फिर टोनी बेहोश है। और आखिरी के 2 रेफरेंसेस मुझे सच में काफी कमाल के लगे, इसलिए मैं इन्हें लास्ट में बता रहा हूँ। सेकंड लास्ट रेफरेंस है सिविल वॉर के लास्ट की फाइट से। जब कैप्टन अमेरिका टोनी स्टार्क को मारने जा रहे होते हैं तो फिर वो अपना फेस कवर कर लेते हैं
क्योंकि अब उन्हें कैप्टन अमेरिका पर बिल्कुल विश्वास नहीं है और उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो उनके हेड पे मार के उनकी जान भी ले सकते हैं। और इवन इसी को मेटाफोराइज करते हुए हमें अगला सीन दिखता है जहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका टोनी स्टार्क के और रिएक्टर पे मारते हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि कैसे उन्होंने टोनी के हार्ट को ब्रेक कर दिया है और उसके ट्रस्ट को भी। अवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल वाले सीन से पहले हम देखते हैं कि सारे अवेंजर्स अपनी फिस्ट्स को आगे करते हैं, बट यहाँ पर ये मेन चीज नहीं है। हाल ही में राइटर्स और डायरेक्टर्स ने ये बात रिवील करी कि दरअसल वो वहाँ पर फ्लोर के साथ अपनी फिस्ट्स को मिलाकर आर्क रिएक्टर का साइन बना रहे होते हैं, और ये सच में काफी ही कमाल की डिटेल है, क्योंकि हमें पता है अवेंजर्स एंड गेम में आर्क रिएक्टर का कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस मूवी में टोनी स्टार्क अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं और लास्ट में भी टोनी स्टार्क को ट्रिब्यूट देने के लिए वो लोग आर्क रिएक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं। चलो, जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली उसके लिए 3 बोनस डिटेल्स। नंबर 1, सिविल वॉर में बकी को जिस सेल में रखा जाता है उसके ऊपर D23 लिखा होता है, जो कि डिज्नी का एक इवेंट है और ये हर साल होता है जिसमें डिज्नी अपने आने वाली मूवीज के बारे में बताता है। सेकंड, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब सारे लोग थॉर के हैमर को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं और नहीं उठा पा रहे होते हैं, तो वहाँ पर हॉकाय बोलता है आई हैव सीन दिस बिफोर। और ये जो लाइन है ये रेफरेंस है थॉर 1 का, क्योंकि जब वहाँ पर बहुत से लोग ट्राई कर रहे होते हैं थॉर के म्योनिर को उठाने का और नहीं उठा पा रहे होते हैं, तो वहाँ पर हॉकाय भी मौजूद होता है। इवन वो थॉर को भी अनवर्दी होते हुए देखता है। अवेंजर्स मूवी में टोनी और पेपर प्लानिंग करते हैं एक क्विंजेट हैंगर लगवाने का स्टार्क टावर में, और ये क्विंजेट हैंगर हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में और स्पाइडरमैन होमकमिंग में सच में दिखाई देता है। तो बस दोस्तों, ये थी 30 डिटेल्स और 3 बोनस डिटेल्स जो कि मैंने MCU से नोटिस करी थी। अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी बने तो वो भी बना दूंगा, बट आप मुझे कुछ ऐसी डिटेल्स बताओ जो कि सिर्फ आपने नोटिस करी हो और किसी और ने नहीं, और ये भी बताओ कि आपको इनमें से कितनी डिटेल्स पता थी और कितनी डिटेल्स नहीं पता चली। तो बस दोस्तों, आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। ओह हेलो, हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े। उस आदमी का नाम नहीं बता सकता पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से।